आज हम लोग बायोस्टैटिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखे थे बायोस्टैटिक्स का, छोटे छोटे उसके डेफिनेशन सीखे थे, क्या इंपॉर्टेंस है बायोस्टैटिक्स का, ये सब चीज़ें हम लोग सीख लिए थे। फिर हम लोग सीखे थे कि कुछ क्या सिंबल यूज करते हैं, वो भी हम लोग सीख लिए। फिर मेन, मीडियन, मोड, या क्या कहते हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इरर, स्टैंडर्ड इरर, डायमेंशनल इरर, ये क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पिछली क्लासों में कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह है आपका, उसको हम लोग कहेंगे डाटा। डाटा एंट्री कैसे की जाती है, डाटा क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है जनरली कॉमर्स की टॉपिक है। ठीक है, अब क्या बताएं, मतलब हम बायो वाले बच्चों की दर्द को हम समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ वाली सब्जेक्ट है ये। खासकर ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बहुत तकलीफ देने वाली टॉपिक है। अभी हम जितने भी आगे का 4 लेक्चर जो बनाएंगे, ये सारे के सारे लेक्चर जो है वो कॉमर्स का लेक्चर है, जिसे हम लोग बिजनेस अकाउंट में पढ़ते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। डाटा किसे कहते हैं, डाटा कितने तरह के होते हैं, एंट्री कैसे की जाती है, एंट्री में क्या क्या मेरिट्स होती है, क्या क्या डीमेरिट्स होती हैं, इन सभी तथ्यों को हम लोग आज के लेक्चर से शुरू करना करेंगे। ठीक है, अगर हम पूछें कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डाटा कहते किसे, देखो एक टर्म आता है, हम लोग कहते हैं जनरली डाटा। देखो डाटा शब्द जो आता है होता क्या है, इसका मतलब ही होता है कि किसी भी एग्जैक्ट जगह से, मान लो कोई भी एक लोकेलिटी है और लोकेलिटी में किसी पार्टिकुलर पार्टिकुलर थिंग्स का, माने पार्टिकुलर वस्तु का स्टडी करते हैं। ठीक है, और वो पार्टिकुलर वस्तु के स्टडी करने के बाद उसको हम लोग कलेक्ट करना। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल, अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड का दौर जो चल रहा है इसमें एक दिन में कितने केस मिल रहे हैं, तो जो केस मिल रहा है वो नंबर ऑफ जो पेशेंट हैं वह हमारे लिए एक तरह का कल डाटा होता है। जैसे एक दिन में इतने लोग बीमार पड़े, एक दिन में इतने लोग सही हुए, इतने रिकवरी हुए, इतने डेथ हुआ, ये क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं डाटा। किसी भी चीज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये कहलाता है हमारे पास डाटा। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कई मेथड से होता है। एक क्या होता है कि एक पर्सनली पर्पस से, जैसे मैं एक वाराणसी के मान लो कि हॉस्पिटल, सरसुंदर लाल हॉस्पिटल, जो आपके जिसको हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल कहा जाता है, अब वहाँ पे एक पार्टिकुलर, अब डॉक्टर, सॉरी, सरसुंदर लाल हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं कि आज हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हुए। वो पार्टिकुलरली खुद जाते हैं और वहां जाकर उसे मेंशन करते हैं। तो ये एक अलग तरह का डाटा हुआ। वहीं अब वो डाटा स्टेट लेवल पे जाता है। स्टेट के जो मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ जो उत्तर प्रदेश है, वो क्या करेगा, वो सरसुंदर लाल में नहीं आएगा, वो पटना क्या कहते हैं, लखनऊ के जीएमसी में नहीं जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि इन लोगों से पूछेगा कि बताइए आपके यहाँ कितने पेशेंट हैं। ये अलग तरह का डाटा हुआ। अब यूपी गवर्नमेंट के सारे डाटा, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, इन सारी गवर्नमेंट को इकट्ठा करके डाटा कहाँ जाएगा, दिल्ली ऑफिस में जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आकर बीएचयू में नहीं ढूंढेंगे कि कितने पेशेंट हुए। ये किस पर डिपेंड हुए, स्टेट गवर्नमेंट पर। स्टेट गवर्नमेंट किस पर गवर्नमेंट डिपेंड हुआ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी है उस पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी किस पर डिपेंडेंट है, जो हॉस्पिटल में है। इस तरह से डाटा क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो देखता है, जो प्राइमरी तौर पर पर्सनली उस डाटा को इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल डाटा। ठीक है, जो दूसरे से डिपेंडेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट या सेकेंडरी डाटा। अभी हम सारे एक एक डाटा को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। ये डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विदाउट डाटा हम किसी भी इंफॉर्मेशन तक या किसी भी तथ्य को अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। कोई कहे कि हमारे देश में साक्षरता जो है वो 40-60% है, 65% है, 70% है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। ठीक है, हॉस्पिटल कितने कोविड के, किस स्टेट में कितने कोविड के पेशेंट डेथ कर गए। अभी उत्तराखंड में फ्लड आया, जो क्या कहते हैं ग्लेशियर टूटा, उसमें क्या हुआ कि कितने लोग मरे। इस कहाँ से कलेक्ट होता है, डाटा से। वो डाटा कहाँ से मिलता है कि उस टनल में कितने काम करने वाले लोग थे, उनका सारा रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड से मैच कराते हैं कौन व्यक्ति कौन सा है।
तो इन सभी तथ्यों का स्टडी करना जो होता है, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं डाटा होते हैं। ठीक है, डाटा कई तरह के होते हैं, अभी हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन कौन से डाटा क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, लिखना है इसमें बहुत ज़्यादा, समझाना कम है, लिखना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि नोट्स भी बनवाना है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले लिखो डिफिनेशन, डाटा किसे कहते हैं। लिखो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू causes and survey, the information collected through causes and survey or in a routine manner or in other sources is called data or raw data। ठीक है, तो इसका मतलब कहां से क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, किसी भी सोर्स से, किसी भी रीजन से, किसी भी तरह से, अगर किसी भी मैनर से हम जो डाटा कलेक्ट करके निकालते हैं, जो हमारे पास संसाधन, कोई भी संसाधन हो, उससे हम लोग जो तैयार करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डाटा करते हैं। अब जो डाटा होता है, जनरली डाटा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा, और क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है, और दूसरा जो होता है उसमें लोग कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं, कहा कि प्राइमरी डाटा जो होती है अपने पर्पस के लिए होती है, ध्यान रखेंगे, ओन पर्पस, किसके लिए, ओन पर्पस, अपनी पर्पस के लिए, हमें अपने, जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब यूट्यूब की वीडियो हम बना रहे हैं, तो हम कौन कौन से चैप्टर बना दिए, कौन कौन चैप्टर बचा है, किसका कितना लेक्चर अपलोड कर दिए, कितना लेक्चर बचा है, कितने चैनल पर कितना हमको ये करना चाहिए, कितना वर्क करना चाहिए, हमारे कितने सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं, कितने, ये हमें अपना काम है, क्योंकि हम चैनल के नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो उससे हमें बेनिफिट होगा, क्या, ताकि चैनल प्रचार होगा, अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट होगा। तो जो काम हम अपने पर्पस के लिए करते हैं, जैसे मैं, आप मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में आप चले गए, तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, ये मेरे वर्क है, ये इससे गवर्नमेंट नहीं पूछेगा कि आपके कॉलेज में कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। ये हमें जानना है कि हमारे कॉलेज में कितने है, क्या है, या कोई टीचर है अपने बच्चों के बारे में जहाँ पूछता है, बच्चों के बारे में पर्सनल डिटेल रखता है। पर्सनल डिटेल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, रोज डे पर किसने तुमको रोज दिया, प्रपोज डे पर किसने प्रपोज किया, चॉकलेट डे पर किसने चॉकलेट दिया, हग टेडी बियर पर कितना टेडी मिला, ठीक है, वैलेंटाइन डे पे कहाँ घूमने गए, ये सब चीज़ें पर्सनल नहीं होती है। ठीक है, ये टीचर जो है पर्सनली कलेक्ट नहीं करता, कुछ टीचर होते हैं जो पूछ लेते हैं, लेकिन सारे टीचर ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो टीचर जो है अपने स्टूडेंट के या अपने क्लास के में जाने के बाद उनकी डाटा को कलेक्ट करते हैं कि कहाँ तक हम पढ़ा दिए, कौन सा प्रैक्टिकल करा दिए, किस चीज़ को करा दिए, किसको बचा, ये सब क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, किस लिए, अपने पर्पस के लिए, कि हम ताकि पेपर बनाएं, या टीचर अगर कभी पूछे, ठीक है, कि कितना पढ़ा दिया गया, तो हम आसानी से बता सके, फॉर ओन पर्पस। इस तरह के डाटा जो हम अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी डाटा। तो लिख लो, डाटा कलेक्टेड बाय द इंटीग्रेशन फॉर, डाटा कलेक्शन कलेक्ट का लिखिए, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर जो जांच करता है, डाटा कलेक्टेड by investigator for his own purpose is called primary data। ठीक है, अब सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं, जो अपने पर्पस के लिए नहीं होता है। सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है कि
दूसरे के पर्पस के लिए कलेक्ट करना, दूसरे के पर्पस के, जैसे अभी हमने कोविड की बात किया, कोविड में डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो जो हॉस्पिटल का जो, जैसे मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है वो डाटा कलेक्ट करेगा, तो उस डाटा को उससे पर्सनली कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या करेगा, वो डाटा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट में भेजेंगे, स्टेट जो होगा वो कंट्री को देगा, ताकि कंट्री जो है वो पूरे प्रसार करेगा, WHO को देगा, ताकि वहाँ से कंट्रोलिंग होगा। तो जिस डाटा को अपने पर्पस के लिए कोई कलेक्शन नहीं होता है, तो इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के डाटा को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो लिखो सेकेंडरी डाटा, या इसी को हम लोग कहते हैं, एक रूल, एक वो है, क्या कहते हैं, जो आपका मैनेजमेंट, जो खास करके मेन मैनेजमेंट बायर होता है, MM, जो मेन मैनेजमेंट बायर है, वो ब्लायर बोलते हैं। ये चूंकि मैनेजमेंट का हेड है, तो उसके अनुसार से, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं मेडिकल में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से ये मैनेजमेंट का ब्लायर होता है, जैसे उसी तरह से है ये डिफिनेशन क्या देता है कि लिखो, डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। अब इसी को एक टर्म और कह सकते हो, जो कॉलेज का व्यक्ति था, जो प्रोफेसर था, जो कॉलेज हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था, ठीक है, उसको अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, CMO, ठीक है। जो CMO होता है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके पास रिपोर्ट आता है, ठीक है, वो पर्सनली उसको रिपोर्ट मिला, अब वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देता है, तो उसके पास वो पर्सनली डाटा कलेक्ट किया, वो प्राइमरी डाटा हो गया, ठीक है। अब ये डाटा क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देता है, तो मतलब यहां से गया सेकेंडरी डाटा के रूप में, क्योंकि मजिस्ट्रेट को तो अब इसके बाद DM साहब को तो डाटा से मतलब नहीं, वो ट्रांसफर कर देंगे। तो फर्स्ट हैंड प्राइमरी डाटा को हम लोग फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, और सेकेंडरी डाटा को हम लोग सेकेंड हैंड डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड हैंड डाटा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेकेंड हैंड डाटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये जो सेकेंड हैंड डाटा होते हैं, या फर्स्ट प्राइम क्या कहते हैं, ये प्राइमरी डाटा होते हैं, या जो सेकेंडरी डाटा होते हैं, इसको डाटा को कलेक्ट करने का अपना तरीका होता है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, मेथड्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। क्या क्या मेथड्स होते हैं कलेक्शन करने का। इसमें सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पहला होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अभी हम सारा इसका मेरिट्स डिमेरिट्स लिखवाएंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ, हम खुद वहां जाएंगे और जाकर एक एक चीज को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। हम वहां जाकर खुद देखेंगे, हॉस्पिटल में पहुंच के देखेंगे कितने पेशेंट हैं, कितने बीमार हैं, कितने क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कौन कितने डेथ कर गए, हम खुद पहुंच के उस इन्वेस्टिगेट करें, तो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये छोटे लेवल तक तो सही है, पर बड़े लेवल को, अगर गांव लेवल का हो, शहर लेवल का हो, एक व्यक्ति हो, उसे कह दिया जाए कि वाराणसी शहर में बताओ कितने कोविड के सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, ढूंढ पाएगा बंदा। वाइल्ड रेंज पर ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ये कहा जाए कि जाओ आप बताओ वाराणसी हॉस्पिटल में या बनारस हिंदू हॉस्पिटल में कितने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो हॉस्पिटल है उसमें कितने पेशेंट बीमार हैं, वो व्यक्ति कर सकता है क्योंकि एक जगह पर है। लेकिन उसे वर्ल्ड वाइड, मतलब वाइड रेंज पर दिया जाए, बड़े स्तर पर दिया जाए कि जांच करके बताओ कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सही हैं, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, ये नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का फिर से बता देते हैं, अभी हम इसका डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स लिखवाएंगे, पर आपको थोड़ा बता चलते हैं। चलो पहले बता देते हैं पूरा। दूसरा होता है हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।
इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, या आप ये कह सकते हो कि पर्सनल नहीं होता, ये ओरल होता है। ओरल ओरल में क्या हुआ कि जो डीन है वो क्या किया, सीधा हॉस्पिटल में फोन किया, कहा कि पता करो कितने लोग बीमार हैं। ओरली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो है हॉस्पिटल में ही लेकिन हॉस्पिटल में गया नहीं। तो आप इसे कह सकते हो कि ये सेकेंडरी है, लेकिन सेकेंडरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटल का मैनेजर है, उस हॉस्पिटल में उसका रेख रेख है, वो अपने लिए पहले डाटा, यहां से डाटा जब उठाकर दूसरी जगह भेजेगा तब वो सेकेंडरी में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या चीज, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा तो कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पोंडेंट। तीसरा जो होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पोंडेंट। कॉरेस्पोंडेंट का मतलब होता है पीए, पर्सनल एडवाइजर, जो उसका, या आप अगर हॉस्पिटल की बात करोगे तो अभी हमने कहा ना कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, जो हॉस्पिटल के जो इंचार्ज के बाद जो नीचे का एक बनता है ना, उसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होता है, जो खास करके जो एंट्री इनकमिंग को सारे चीज को रिकॉर्ड करके रखता है। आप कह सकते हैं क्लर्क कहो, थोड़ा मेडिकल सुपरिटेंडेंट बड़ा टर्म हो गया, छोटा टर्म लगता है। क्लर्क को फोन करे और पूछे बताओ कि क्या कंडीशन है, कितने हैं, कितना घटा, कहाँ बढ़ा। इससे हम लोग कहते हैं क्या चीज, कॉरेस्पॉन्डेंट। या मेडिकल से बाहर निकल कर आओ, पंचायती चुनाव में मुखिया जी क्या किए, अब हर मुखिया जो प्रधान होते हैं, वो हर प्रधान का गाँव में जो होते हैं कुछ कनेक्शन होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, और वो प्रधान क्या कहेगा, थोड़ा बताओ देखो उस फलाने गाँव में कोई है क्या, या कोई कितना बीमार है, क्या है, कुछ है। तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग से पता करना, ये होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग। जो चौथा होता है मेल क्वेश्चनाइजर मेथड। ठीक है, चौथा जो है आपका मेल क्वेश्चनाइजर मेथड। मेल क्वेश्चनाइजर, CONSTION क्वेश्चनाइजर मेथड, मेल के थ्रू। और पांचवा जो होता है हम लोग कहते हैं शेड्यूल्स सेंड थ्रू इन एन्यूमरेटर, ENUMERARTORS, एन्यूमरेटर्स। ठीक है, शेड्यूल सेंड मतलब क्या होता है कि इसमें एक शेड्यूल फिक्स कर दी जाती है कि हाँ आज हम इस दिन का यहाँ पे दौरा करेंगे, यहाँ पर यहाँ जाएंगे, यहाँ पर यहाँ जाएंगे, फिर उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है 5 मेथड होता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें से एक पर किसी पर टिप्पणी पूछता है लिखने के लिए, कि किसी एक को दे देगा, कहेगा कि इसका आप इस पर टिप्पणी लिखिए और बताइए कि इसका मेरिट्स क्या है और इसका डीमेरिट्स क्या है। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा गौर से समझिएगा। थोड़ी ना लिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लिखिए, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर, in this method the investigator collect the data personally and collect the data personally and therefore it give a reliable and correct information. There is a face-to-face contact with the people, या person from whom जो कि whom the information is to obtain क्या कहा कि इसमें किसी भी इन्वेस्टिगेटर जो होता है, कोई भी जो इन्वेस्टिगेटर होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है, वो पर्सनली उसके पास जाता है। किसके पास,
जो डाटा कलेक्ट करता रहता है, या खुद वो जाकर वहाँ पे डाटा कलेक्ट करता है और देखता है कि क्या क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ कितनी समस्या है, क्या क्या परेशानी है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या समस्या, इस सारी चीज़ों को खुद जाकर कलेक्ट करता है। किसी वो किस पर्सन से जाकर पूछता है जो इससे इफेक्टेड होते हैं। अब जैसे में आपके कॉलेज का बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं, एक कॉलेज का है, ठीक है, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डायरेक्ट आपके कमरे में आकर देख लिए कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट है। तो ये खुद इंफॉर्मेशन गए वहां पर कलेक्ट किए, जो पर्सन वहां पर एज ए एविडेंस के रूप में है उनसे डायरेक्ट। इसका दूसरा मेथड क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब फोन करके पूछेंगे आपके क्लास टीचर से कि आज बच्चे कितने आए। तीसरा मेथड क्या हो गया कि टीचर क्या कहते हैं, प्रिंसिपल साहब सीधा कलर को फोन करें, देखो अटेंडेंस रजिस्टर में उठा कर देखिए कितने बच्चे आए हैं। चौथा मेथड क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब मेल कर दिए तुरंत कि बताइए कि कितने टीचर कितने बच्चे आज आए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जवाब देना। और पांचवा मेथड क्या होता है, अचानक से प्रिंसिपल साहब की आज प्लानिंग बैठी हुई है कि हाँ आज जो है कॉलेज के डीन या प्रिंसिपल या गवर्नर जो स्टेट के, वो आज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, डीएम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शेड्यूल फिक्स है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो उस दिन इन्वेस्टिगेशन कर डाले। यही तो है पांचों मेथड, ठीक है। अब लिखिए इसके मेरिट्स। मेरिट्स में लिखिए पहला, डाटा हैव अ हाई डिग्री और ओरिजिनलिटी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। बिल्कुल सही है, लिख लो, फिर से लिखो, मेरिट्स लिखो, डाटा हैव अ हाई डिग्री, डाटा हैव हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। क्यों ओरिजिनलिटी इसमें आती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद गया है वहां पर और खुद जाकर उसे देखा है कि क्या जमीनी से ना, ग्राउंड रिपोर्ट, जमीनी हकीकत को खुद देखा है वो। तो ये डाटा जो होता है बिल्कुल सटीक होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल आंखों देखी होती है, ठीक है, किसी के कहने पर नहीं है। अब मान लो कि क्लास टीचर डायरेक्ट क्या करता है, प्रिंसिपल साहब फोन करते हैं कि बताइए आपके बच्चे आज कितने आए हैं। प्रिंसिपल साहब देखेंगे यार 10, क्लास का स्ट्रेंथ 60 है, आप 40 बता देंगे तो डांट मिलेगा, सर सर 50-55 बच्चे आए हैं। अब 10-15 झूठ बोल दिए क्लास टीचर साहब, क्योंकि अपनी रेपुटेशन बचानी है। और वही प्रिंसिपल साहब खुद आकर क्या करें, इन्वेस्टिगेट कर दें, तो उसमें क्या होता है कि ये जो डाटा मिलेगा वो एक्यूरेट डाटा हमको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा लिखो, डाटा इज फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। डाटा फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। दूसरा लिखिए, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाई, बिकॉज the information is collected by investigator himself, relatively of the data is not doubtable। यार हाँ देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट लिखिए, दिस इज फेयर डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, there is a fair degree of uniformity in the data collected by investigator himself, from the inferenter, yeah, from inference ठीक है। अब लिखो डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, अगर बड़े रेंज पर अगर इसको करना हो, बड़े रेंज पर, जैसे बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना, मान लो कि एक डीन है, ठीक है, जैसे बीएचयू के कुलपति की बात कर दिया जाए, ठीक है, भटनागर साहब की अगर बात किया जाए, तो वो कहे कि पूरे डिपार्टमेंट में जाकर एक एक कॉलेज में एक एक क्लासरूम में जाकर चेक करें, इट इज पॉसिबल, इतने बड़े डिपार्टमेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो एरिया अगर बड़ा हो जाए, उनको अगर कहा जाए कि किसी एक डिपार्टमेंट में, साइंस डिपार्टमेंट जाकर चेक करिए, ठीक है, जैसे मैं आपको क्या कहते हैं, ये हरिशन पीजी कॉलेज के जो जो मैम जो है आपकी क्या कहते हैं वो प्रिंस डीन है वहाँ की,
जिसको बोलते कहते हैं वाइस चांसलर या प्रधानाचार्य जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो उनको कहा जाए कि एक साइंस डिपार्टमेंट जाकर आप चेक करिए, वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर विद्यापीठ के प्रोफेसर जो आपके डीन हैं उनसे कहा जाए कि आप जाकर बताइए साइंस का पता करिए कितने हैं, तो विद्यापीठ में एक कॉलेज तो है नहीं, 10, 20, 50 कॉलेज है। अब सारे कॉलेजों में जाकर पता करना कि कितने साइंस के स्टूडेंट आज आए हैं, इट्स इट्स टू मच डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसीलिए अगर एरिया बड़ा हो जाता है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए पॉइंट में लिखिए डिमेरिट्स, डायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, डायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड, द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड, जब एरिया क्या हो, बड़ा हो। दूसरा लिखो, द मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वॉल्व, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वॉल्व। भाई जाहिर सी बात है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा, गाड़ी से जाओगे तो पैसा, तेल तो चलेगा ही। तीसरा लिखो, दिस मेथड इज highly prone, prone, prone to the personal bias of investigator as the result the data loan their credibility। यहां प्रोन का मतलब होता है कि यहां पर क्या मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उस पे लोगों की विश्वास कम होने लगती है। कि मतलब क्या, कि मतलब बंदे को विश्वास भी नहीं है कि हम बताना चाह रहे हैं, हम जो बताएंगे वो गलत बता देंगे, इनको ऐसा लगता है, इसलिए वो जांच करने आ गए। इस तरह की भावनाएं जो होती है उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो ये है इसके डिमेरिट्स। अब इसके बाद है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेटर। दूसरा लिखो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। लिखो, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर गेट द इंफॉर्मेशन indirectly, information indirectly, the information is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information, necessary information ठीक है। कहा कि इसमें क्या होता है कि हम लोग थर्ड पार्टी से कनेक्ट करते हैं, सॉरी नॉट कनेक्ट, कंटेक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि बताइए आपके यहाँ कितने लोग क्या हैं, कितने साइंस का जो स्टूडेंट आए हैं, कितना प्रैक्टिकल हुआ, कितना बचा है। ये डायरेक्ट जाकर नहीं चेक करते हैं, प्रिंसिपल साहब क्लास में आकर डायरेक्ट बच्चों से नहीं पूछते हैं, ये प्रिंसिपल से टीचर से पूछते हैं। टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट ओरल इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मेरिट्स लिखिए इसके। देखिए, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन when field of investigation is very wide, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूछ सकते हैं, फोन करना तो है, एक फोन करके पूछ लेना है। तो दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन when field of investigation is very wide। दूसरा लिखिए, यूजिंग दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ expert and other information is reliable and other information reliable। थर्ड लिखिए,
This is relatively a simple method. This is a relatively a simple method for data collection. चौथा लिखिए, this method is relatively free from the personal bias of investigator. Personally bias, BIAS, bias from investigator. इससे मनमुटाव भी नहीं होता है। बायस मतलब आपको किस तरह से कोई समझा, क्या बोलते हैं हम लोग, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम की फेस करना नहीं पड़ता, ठीक है। बीच आपस में किस तरह से कोई मनमुटाव भी उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है, एक और लास्ट पॉइंट में लिख लो, इट इज रिलेटिवली लेस कॉस्टली मेथड। भाई क्या करना है, आज के जमाने में जियो का सिम है, फोन कर दिया, हाँ बताइए प्रिंसिपल का नाम है, क्लास टीचर महोदय कितने बच्चे आज क्लास में आपके आए थे। दिस इज इजी मेथड, ठीक है। मुख्यमंत्री साहब सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया, बताइए आपके आज कितने कोविड के पेशेंट थे। दिस इज इजी मेथड। अब सीएम साहब आए बनारस में और पूछे, बताइए आपके कितने पेशेंट थे, कितने बीमार हैं। ये मेथड का डिफिकल्ट है, ये इसमें एक्यूरेसी तो मिलेगा पर डिफिकल्ट है। लेकिन डीएम साहब जो भी बोल दिए मुख्यमंत्री को मान लिया गया, 100 20 50 100, सर हमारे यहाँ है ही नहीं एक भी केस, मान लिया गया। तो ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव कम है, पर इसमें इनकरेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है, फॉल्स डाटा आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसके डिमेरिट्स देखिए द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, This is because the information is obtained from another person. दूसरा लिखिए, there is possibility to personal bias is witness giving information, WIT, witness, गवाह, WIT, witness giving the information. तीसरा लिखिए, this method may lead to doubtable consciousness due to ignorance, careless of the witness. ठीक है। तो ये किस तरह से डिमेरिट्स है, क्योंकि इसमें जो है हमें करेक्ट डाटा नहीं मिल सकता है। जो विटनेस है हो सकता है वो झूठ बोल दे, विटनेस जो कि हम उसके सामने, तो जो विटनेस बोल देगा, जो उसके गवाह होते हैं वो बोल देंगे कि हाँ इतने बीमार हैं, हम मान लिए। तो इसे करते हैं हम लोग, इसमें बहुत चांसेज होती है कि मिसलिनियस की ज़्यादा चांसेज इसमें होती है, ठीक है। तीसरा लिखिए, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो मंत्री साहब होते हैं या जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि ये पर्सनल डाटा इकट्ठा करेंगे। ये क्या करते हैं कि अपना एक अपॉइंटमेंट, एक पर्सनल एडवाइजर, एक पर्सन को नॉमिनेट कर देते हैं। कभी आप सुने हो क्या कि डीएम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री साहब जो हैं स्टेटमेंट दे रहे हो कि आज इतने लोग बीमार हुए, इतने लोग ठीक हुए, इतने लोग क्या कहते हैं डेथ किया, कभी नहीं। इसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का एक सचिव होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। उससे कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस चीज के स्टेटमेंट दे रहे हो। उसके लिए क्या होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, उसके एक सदस्य होते हैं, वो सदस्य क्या करते हैं, वो ब्रीफिंग के लिए बनाए ही जाते हैं कि उनको मीडिया को फेस करना है, मीडिया के क्वेश्चन को जवाब देना है। कभी आप ये नहीं देखे होंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के इस समय हेल्थ मिनिस्टर हैं, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग किए हों कि आज के डेट में इतने कोविड के पेशेंट आए, इतने डेथ किए, इतने रिकवरी किए, कभी नहीं।
इसके लिए क्या होता है, एक पर्सनल एडवाइजर बनाया जाता है। तो क्या करता है, उस तरह से एक व्यक्ति को हम एक नॉमिनेट कर देते हैं। कभी भी किसी भी जांच की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति का एक जो बड़े अधिकारी होते हैं किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडमिट कर देता है, उसको कहते हैं कि नॉमिनेट कर देते हैं कि हाँ आप इसको क्या करिएगा, कंप्लीट करिएगा, ठीक है। उनके अंडर में वो अपना दायित्व तो पूरा उनको दे दिए। दूसरा एग्जांपल आप ले लो, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, ठीक है, या आपके कॉलेज के डीन है। अगर आपको कुछ सिग्नेचर कराना है, प्रिंसिपल का उसमें सिग्नेचर चाहिए, तो प्रिंसिपल सिग्नेचर नहीं करती है, वो क्या करती है, किसी को नॉमिनेट कर देता है कि हाँ तुम जाकर उनसे सिग्नेचर करा लो, वो प्रिंसिपल के सिग्नेचर के बराबर वैलिड होता है। इसे कहते हैं क्या चीज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है कि जो मालिक है वो अपना एक कॉरेस्पॉन्डर बना दिया, एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर दिया, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। वो खुद नहीं गया, इनका चाहने वाला जो है, इन जो इस पर काफी ट्रस्ट करते हैं वो जाता है, ठीक है। तो लिखिए, दिस इज मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटमेंट। इन दिस मेथड लिखो, इन दिस मेथड, in this method the investigator appoints मतलब अपॉइंटमेंट देना, appoints 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 local agent as a correspondent in different place to collect information। जैसे एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर को देख लो, न्यूज़पेपर क्या है, एक अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करता है। क्या करता है, कई जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हमें मिल जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम द, आप किसी पर्सनल के एग्जाम्पल लेके चलो, ये बेहतर एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसमें मेथड में इसका मेरिट लिखिए, दिस इज क्वाइट इकोनॉमिकल is term of time, money and effort involved। नेक्स्ट लिखिए, इन्वेस्टिगेटर कैन ओवर वाइड एरिया, किसी भी एरिया में जा सकता है, कैन ओवर वाइड एरिया। देखिए, द करेस्पॉन्डेंट कीप ऑन सप्लाई keep supply in almost regular information। अब इसका डिमेरिट लिखिए, इन दिस मेथड देयर इज लेस ओरिजिनलिटी। भैया जरूरी थोड़ा है कि सब कुछ, अब लेस ओरिजिनिटी, आप न्यूज़पेपर के सारे बात पर विश्वास कर सकते हो? नहीं। न्यूज वाले के सारी बात पर विश्वास कर सकते हो? नहीं। उड़ा पड़ा कर देख रहे हो, आज के न्यूज चैनल पर न्यूज देखना बेकार हो गया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं आज के डेट में, न्यूज मतलब पहले क्या था कि न्यूज चैनल पर देखने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, आज क्या है, अंड का बंड जो मर्जी करे वो दिखा देते हैं लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, ओरिजिनलिटी नहीं मिलती है। तो लिखो, इन दिस मेथड देयर इज लेस ओरिजिनलिटी, इन्वेस्टिगेशन depends more examination rather than accurate enumeration या information, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखिए, देयर इज लैक ऑफ uniformity of data। This is because data is collected by number of correspondent। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, correctly there are delay in the collection, generally there is delay in the collection of information through this method। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो,
The data collected by this method are not very accurate. ठीक है, नेक्स्ट, मेल क्वेश्चनाइजर मेथड। ये कौन से मेथड है? कहते हैं कि इसमें क्या की जाती है कि मान लो कि अब ये मेथड यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि मान लो कि पहले उतना सोशल मीडिया नहीं था, टेलीफोन का जमाना था, सोशल मीडिया नहीं था, डाटा नहीं था। मान लीजिए कि अगर कोई डाटा देना हो, बड़ा डाटा देना हो, ठीक है, तो पेपर पर बनाकर और उसे फोन पर बताना डिफिकल्ट था। ठीक है, तो क्या करते थे लोग, पेपर पर पूरा चार्ट बनाते थे और उसे पोस्ट कर देते थे, मेल कर देते थे, पोस्ट करते थे, तब जाकर वहां पहुंचता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, फोटो क्लिक किए, व्हाट्सएप पर भेज दिए या उसका पीडीएफ बनाकर भेज दिए। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया से भेजना या उसे बाई पोस्ट भेजना, ये जो इंफॉर्मेशन मेथड होता है उसे हम लोग कहते हैं मेल क्वेश्चनाइज मेथड है। डालो मेल क्वेश्चनाइजर मेथड, लिखो इन दिस मेथड क्वेश्चनाइजर रिलेटिंग टू survey is respond and sent to information by post. Send the information by post. But nowadays, this method is applicable with the help of social media. Social media. इसका मेरिट्स लिखो, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वॉल्व। नेक्स्ट लिखो, दिस मेथड आर कवर वाइड एरिया। ये पिस्तौल की भारत के किसी भी एरिया से कवर कर सकते हैं, वाइड एरिया। नेक्स्ट लिखो, दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। भाई गवाह प्रूफ रहेगा ना कि देखो तुम लिख के भेजे हो। तो दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। Because the information is supplied by the concerned person themselves। जो व्यक्ति उसको क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, वो खुद इंफॉर्मेशन भेज रहा है, themselves। एग्जाम्पल में बताते हैं, हम चाइना में हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, चाइना के लोग ये खाते हैं, वो खाते हैं, यहाँ जाते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये आप डाटा कहाँ से कलेक्ट किए, यूट्यूब से। जरूरी नहीं है कि वो डाटा क्या है, सही ही हो, लेकिन वही चीज़ें हम अगर आपको बताएं कि नहीं चाइना के लोग ऐसे हैं, ये खाते हैं, ऐसे रहते हैं, इनकी भाषा ऐसी है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो हम जो डाटा देंगे वो हम खुद देख रहे हैं और तब हम आपको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपको शेयर करते हैं। तो ये जो डाटा है ये पर्सनल डाटा है, बाई पोस्ट से तो दी है, लेकिन हम उसको खुद देखे हैं और तब आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, पहले हम अपने जानकारी प्राप्त किए तो पर्सनल हो गया, और फिर आपको मेल कर दिए तो हम लोग मेल क्वेश्चनाइज मेल मेथड हो गया। ठीक है, चलो क्या लिख लिए इसका, डिफिनेशन हो गया, इसका मेरिट्स लिखे कि नहीं। दूसरा मेथड लिखो, दिस मेथड इज लिमिटेड यूज इन दैट क्वेश्चनाइजर आर आंसर ओनली बाय द सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन। बात सही है, सिर्फ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन। अब जो हमको पता है वही तो हम आपको बताएंगे ना। अब हमसे कोई पूछे कि बताइए सर ये कोरोना वायरस कहाँ से आया, सुने हैं कि चाइना में जो है लोग क्या कहते हैं वो बैट चमगादड़ खाने से हुआ, हम जानते ही नहीं है, हमारे पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन, तुम कैसे बता दें। आपने न्यूज़ चैनल पर देख लिया, न्यूज़ चैनल सबसे मैंने कहा ना फर्जी वाली कहानी होती है, वो देख लिया, हमें क्या पता है। हम जब चाइना में हैं, हमें इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये बैट चमगादड़ से फैला कि कुछ और चीज़ से खाना या बायोवार है, कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो हम कैसे कोई कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक लिमिटेड क्वेश्चन का आंसर होता है, सबका आंसर नहीं होता है। लिखो, दिस मेथड lack flexibility in the sense that when questions are not properly replied, sense when questions are not properly replied, this cannot be changed
to obtain required information. Change to obtain required information. जब तक हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगा तब तक हम इंफॉर्मेशन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इफ इंफॉर्मेशन आर बायस्ड, BAISED, बायस्ड, द इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी बायस्ड। The informant या informer are biased, then the information will also biased. जब गलत भेजने वाला ही गलत हो तो जाहिर सी बात है कि सूचना भी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट लिखिए, इसका पांचवा लिखो, शेड्यूल सेंट थ्रू। अब इसका डिमेरिट्स, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, द कैलकुलेशन बायस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन, द कैलकुलेशन based on such investigation have only limited accuracy, because some question may be difficult, because some questions may be difficult and accurate answer may not be possible। बिल्कुल सही है भैया। मैंने आपसे कहा ना कि कोविड का उद्भव कैसे हुआ, चाइना से हुआ। हम चाइना में हैं तो हमसे कोई पूछे कि बताइए सर आप, कई लोग हमसे पूछे भी थे, पर्सनली क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए, सुने कि सर न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि ये वायरस जो है वो वुहान शहर से हुआ और वो जो है चमगादड़ फैलने से हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि लैब से लीक हो गया। भाई इसका जब एक्यूरेट नॉलेज हमें खुद नहीं है तो हाउ कैन एक्सप्लेन अबाउट यू, कैसे हम बता सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें जरूरी नहीं है कि हमें सारे इन्फॉर्मेशन हो ही, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये काफी डिफिकल्ट होता है कि हम आपको एक्यूरेट जवाब इस क्वेश्चन का दे सके। ठीक है। और पांचवा लिखिए, शेड्यूल सेंट थ्रो इन इनमॉर्मर। देखो, in this method the questionnaire is prepared as per the purpose of inquiry। The enumerator himself approach the informant with the questionnaire। इसको समझो कैसे। कभी कभी तुम देखोगे कि जो इंक्वायरर होता है, जो इंक्वायरी किया जाता है, वो खुद क्या करता है कि कुछ क्वेश्चन के लिए तैयार होता है। इसलिए एग्जांपल देते हैं। आप कभी कभी देखोगे डिबेट होता है, जैसे में आप इंडिया टीवी देखोगे तो एक आता है आपकी अदालत, हर सैटरडे और संडे को आता है, रात को 10 बजे से, रात को 9 या 10 बजे शायद आता है, जब भी आता हो। तो उसमें जब आपकी अदालत देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, ध्यान रखेंगे, हमारे बारे में वहां पर क्वेश्चन पूछी जा रही है, डिबेट की जा रही है, हमसे हमारी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, आपने ये किया, आपने वो किया। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, शेड्यूल। आपको फिक्स होता है कि इस दिन व्यक्ति आएगा और उससे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे मेरे चैनल में क्या होता है, बहुत सारे लोग 3rd डिग्री टार्चर, जैसे आज तक पर आता है 3rd डिग्री टार्चर। तो इस तरह से कई सारे क्या होते हैं कि अपॉइंटमेंट आपकी होगी, आपने जो इन्वेस्टिगेट किया वहां पर आप जाएंगे और क्या करेंगे, अपना क्वेश्चनाइजर होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, आपने साइंस की पूरी कहानी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल लैब में गए, जब आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आया और आप तैयारी पूरे किए हैं और वहां जाकर एग्जामिनर के सामने आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप जवाब देंगे। तो एक शेड्यूल फिक्स है, इस दिन हमको इस टाइम जाना है और हमें जवाब देना है, उसे कहते हैं हम लोग शेड्यूल सेंट थ्रू द ईमेल लेटर। ठीक है। इसकी मेरिट्स लिखिए, दिस मेथड इज capable of wider coverage in term of area involved, even illiteracy will also provide information। illiterates मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते, illiterates
विल ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कैसे? कहा कि किसी पार्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि जो घटना देखी गई रहती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, घटना देखा हुआ है, उसको बुलाया जाता है और कहता है बताओ तुम्हारे यहाँ क्या क्या हुआ। तो ही या सी या दे विल नॉट स्टडी, हैव नो एनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, फिर वो आंख से देखा है ना कि ये ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जवाब हमको फटाफट देता है। नेक्स्ट लिखो, दिस इज फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट। भाई कहते हैं ना आंखों देखा हाल, गवाह जो है, सो अपने भाषा में गवाह करते हैं। बिकॉज देखो दिस इज फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन रिजल्ट, दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर आर डन बाई a specialized accurator, a specialized enumerator, ठीक है, इसका एक डिमेरिट लिख लो, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड, वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट इज ट्राइड इन्वेस्टिगेशन, ट्रेंड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट देखो, कंपोनेंट, इसका नेक्स्ट डिमेरिट, कंपोनेंट एन्यूमरेटर में नॉट बी अवेलेबल एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सफर। और नेक्स्ट, इट इफ द एन्यूमरेटर आर बायस्ड द डाटा विल नॉट एक्यूरेट। भैया ये क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि सबसे बड़ा चीज कि जो गवाह है, बड़े बड़े, जैसे मान लो कि कोई आतंकवादी हुआ, उसका जो गवाह होता है उसको सुरक्षा देना काफी डिफिकल्ट होता है। आप कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, देखते हो उसकी 3 लेयर 4 लेयर सुरक्षा दी जाती है। अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो सारा डाटा क्या हो गया, बिगड़ गया। तो इस तरह से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद अगला मिलेंगे तो सीखेंगे हम लोग कि डाटा की कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट में होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन इंटरेस्टेड है, आपको सुनने में दिक्कत नहीं होगी। आज इतना ही। अब कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अपना सलाह जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।